बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिन्नात किन 5 औरतों से हम बिस्तरी के शौकीन होते हैं और जिन्नात शादीशुदा औरतों से हम बिस्तरी के शौकीन क्यों होते हैं? ऐसा राज जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बरसात का मौसम बन रहा था और काली घटाएं छा रही थीं। मैं जल्दी से छत पर दौड़ी। कुछ देर पहले ही मेरी मुलाज़मा कपड़े धोकर छत पर डालकर गई थी। ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी। मैंने जल्दी जल्दी टोकरी में कपड़े समेटने शुरू किए जो कि अभी भी गीले ही थे कि अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नज़र मुझ पर जमी हुई है। मैंने पलट कर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। मैं फिर कपड़े समेटने लगी। हल्की हल्की बूंदें बरसने लगी थी। मैं तेज़ी से हाथ चला रही थी कि फिर मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं दोबारा से पलटी तो इस दफ़ा हैरान रह गई क्योंकि छत की दूसरी तरफ मुझे नजम खड़ा नज़र आया। उसे यहाँ देखकर मैं हैरान भी हुई और गुस्सा भी आया था। मुझे पड़ोसियों का ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने जब भी उसे देखा मुझे उसके इरादे कुछ नेक नज़र नहीं आए। अब भी वो आंखें फाड़े मुझे ही देख रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। स्याह रंग के कपड़ों में वो मज़ीद खौफनाक लग रहा था क्योंकि उसकी रंगत पहले ही दबती हुई थी। मैंने जल्दी से अपना रुख फेर लिया और तेज़ी से हाथ चलाने लगी। एक छोटी सी दीवार थी और दोनों घरों की छतें उसी दीवार से अलहदा होती थीं। वो दीवार के उस पार था लेकिन उसकी नज़रें यहीं थीं। मुझे उसकी इस बेबाकी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैं हामला थी इसलिए मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और जल्दी जल्दी कपड़े टोकरी में डालकर नीचे चली आई। हमें इस घर में आए 2 महीने हो गए थे और इन 2 महीनों में पड़ोसियों के इस नजम ने अपनी नज़रों से मुझे परेशान कर दिया था। कभी किसी ज़रूरत के तहत भी मैं दरवाजे पर जाती तो वो मुझे कहीं ना कहीं खड़ा नज़र आ जाता और उसकी नज़रें जैसे मुझ पर ही जमी होती। उसका कद काफ़ी लंबा था और आंखें भी सुर्ख रहती थी। मुझे तो उससे खौफ ही आता था। मैं नीचे आकर गीले कपड़े जगह जगह फैला रही थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर हो और जैसे ही मैंने देखा तो मेरे होश ठिकाने आ गए क्योंकि वहाँ नजम खड़ा था। अब की बार तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि वो छत पार करके सीढ़ियों पर आ गया था। मैंने फ़ौरन गुस्से में कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? होश में तो हो? कोई किसी के घर में ऐसे दाखिल होता है? मेरे शौहर को पता चला तो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। उसने मेरी बात का कोई जवाब देने के बजाय मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली। हमेशा की तरह अब भी उसकी नज़रें मुझ पर ही थीं। इससे पहले कि मैं मज़ीद उसे बुरा भला कहती घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मेरे शौहर उस्मान के आने का वक्त हो चुका था और मैं बुरी तरह डर गई कि अगर मेरे शौहर ने नजम को यहाँ देखा तो पता नहीं वो क्या सोचेगा। मैं घबरा कर दरवाजे की तरफ देख रही थी। थोड़ी ही देर में उस्मान अंदर आए तो मेरा सांस बंद होने लगा। मुझे खौफ आ रहा था कि मेरा शौहर कहीं मुझसे बदकिरदार ना समझ बैठे। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। उस्मान की नज़र मुझ पर पड़ी तो कहने लगे, क्या बात है बेला, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? तबीयत तो ठीक है? मैंने घबरा कर सीढ़ियों की तरफ देखा। वहाँ पर नजम मौजूद नहीं था। मेरी सांस में सांस आई थी। शायद वो दरवाजे की आवाज़ पर वापस चला गया था। उस्मान ने अपना सामान मेरे हाथ में पकड़ाया और कहने लगा, तुम्हें 1000 दफ़ा कहा है मगरिब के वक्त यूँ बाल खोल कर ना रखा करो, लेकिन तुम हो कि तुम्हारे शौक़ ही ख़त्म नहीं होते। एक तो तुम उम्मीद से हो, फिर इतने लंबे लंबे बाल खोलकर फिरती हैं, ख्याल क्या करो। उस्मान की बात पर मुझे शदीद कोफ्त हुई थी। वो हमेशा ऐसे ही पुराने वक्तों जैसी बातें करते थे। बाल ना खोलो, खुशबू ना लगाओ, मेकअप ना करो। उन्हें हर बात से मसला था। पता नहीं कौन सी बूढ़ी रूह उनमें समा गई थी। शिफ्टिंग के वक्त मैं खुश थी कि चलो सास से जान छूटी, अब वो हर छोटी छोटी बात पर टोकेंगी नहीं। लेकिन यहाँ आकर उस्मान ने वही हरकतें शुरू कर दी थी जो उनकी माँ की थी। मैंने जल्दी से अपने बाल समेटे और एक नज़र दोबारा सीढ़ियों पर डाली। नजम का ख्याल मुझे सता रहा था। आखिर उसकी हिम्मत कैसे बढ़ गई थी कि वो मेरे घर के अंदर चला आया था। बारिश ज़ोरों से शुरू हो चुकी थी। मैं भी सारे दिन की थकी हुई थी और उस्मान भी। रात लेटते ही मेरी आंख लगी, लेकिन आधी रात को जब मैं प्यास से मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे की खिड़की पर किसी का साया लहराया हो। मैंने अपने बराबर बिस्तर में देखा तो उस्मान खराटे ले रहे थे।
नींद मेरी आंखों से उड़ गई थी। मैं बस उस्मान से लेकर लेट गई। अगली सुबह हस्बे मामूल उस्मान काम के लिए निकल गई और मैं मुलाजमा का इंतज़ार करने लगी। लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी मुलाजमा ना आई। शायद ख़राब मौसम की वजह से उसने छुट्टी कर ली थी। रात बारिश की वजह से उस्मान घर का सौदा सल्फ भी नहीं लाए थे। मैंने सोचा कि मुलाजमा से मंगवा लूँगी, लेकिन अब मजबूरी थी कि मुझे गली के ही किसी शख्स का सहारा लेना था। यही सोचकर मैं दरवाजे पर आई कि पहले सौदा मंगवा लूँ, फिर घर के काम शुरू करूँगी। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मेरी पहली नज़र जिस शख्स पर पड़ी, मेरी आंखें हैरत से फटी की पहट रह गई। वो मेरा देवर वकास था। वो मुस्कुराकर कहने लगा, भाभी अंदर नहीं बुलाएंगी? मैं उसे अंदर ले आई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो दूसरे शहर से अचानक यहाँ कैसे आया। वो कहने लगा, भाभी दफ्तर के किसी ज़रूरी काम से यहाँ आया था, काम निपट गया तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूँ। मुझे उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसकी नौकरी ऐसी तो नहीं थी कि उसे नौकरी के सिलसिले में हमारे शहर आना पड़ता, और फिर इतनी दूर क्या वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आया था। खैर मैंने ज़बरदस्ती अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाई। मुझे अपने ससुराली रिश्तेदार बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैं उसके लिए चाय बनाने बावर्ची खाने में चली गई। वो भी मेरे पीछे पीछे ही वहाँ आ गया। मुझे उसकी मौजूदगी से घबराहट हो रही थी। ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि मैं अपने देवर के साथ तन्हाई में थी। मैंने उसे कहा कि उस्मान को फ़ोन करके बुला लो, वो छुट्टी लेकर आ जाएंगे। वकास ने कह दिया, नहीं भाभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उनके आने का इंतज़ार करूं, मैं तो बस आपसे सलाम दुआ के लिए हाजिर हो गया था। बात करते करते वो मेरे बहुत करीब चला आया और मेरी सांस अटकने लगी। मैं घबरा कर पीछे हटी तो बेसाख्ता कहने लगा, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। मैंने आज तक इतने लंबे स्याह बाल नहीं देखे। मैंने हैरत से उसे देखा। मैं उसके साथ एक ही घर में बहुत अरसा गुजार कर यहाँ आई थी, लेकिन आज तक कभी उसने ऐसी बात नहीं कही थी। मैं चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। वो भी पीछे पीछे चला आया, लेकिन उसने चाय न पी, बस कुछ देर बैठा और चला गया। उसके जाने के बाद मैं अपने कमरे में आई तो वहाँ सुर्ख गुलाबों का एक महकता हुआ गुलदस्ता रखा था। इतना ताज़ा और ख़ूबसूरत फूल देखकर मुझे यकीन न आया, क्योंकि उन फूलों को लाने वाला कौन था मैं नहीं जानती थी। मैंने उन फूलों को उठाकर सूंघा तो उनमें से एक अलग ही खुशबू आ रही थी। मैंने आज तक ऐसी खुशबू महसूस नहीं की थी। क्या वकास ये फूल लेकर आया था? लेकिन जहाँ तक मुझे याद था वो तो खाली हाथ था। फिर ये फूल। मैं बिस्तर पर बैठ गई। तबीयत अजीब भारी हो रही थी। कंधों में भी अचानक से बहुत दर्द हो रहा था। मुलाजमा भी नहीं आई थी और सौदा सल्फ भी नहीं था। मैं ऐसे ही बिस्तर पर लेटी तो मुझे नींद लग गई। अभी मेरी आंखें एक चीख के साथ खुली। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे समझ आया कि मैंने ख्वाब देखा था, जो कि इंतहाई भयानक ख्वाब। मैं नींद में चीखती हुई उठी थी, क्योंकि ख्वाब में मेरा शौहर कफन में लिपटा हुआ था और उसके मुंह से खून बह रहा था। मेरा सारा वजूद पसीने से शराबोर हो गया था। मैंने पानी पीने के लिए साइड टेबल पर नज़र डाली तो वहाँ पानी मौजूद नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैं उठकर बाहर आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर चढ़कर गया हो। मेरे दिल में फिर से नजम का ख्याल आया था, कहीं नजम ही तो फूल रख कर नहीं गया था, और क्या मेरी नींद का फ़ायदा उठाकर वो घर में आया था? अजीब अजीब सवाल दिल में आ रहे थे। मेरी जान ही निकल गई थी। ये सब क्या हो रहा है? पहले ही भयानक ख्वाब ने मेरी रूह खींच ली थी और अब नजम की मौजूदगी का सोचकर मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से पानी के कुछ घूंट हलक से उतारे और अपने बिखरे बालों को समेटने लगी। 2 दिन से तो मुझे अपने आप पर ध्यान देने की भी फुर्सत नहीं मिली थी, वरना सजना संवरना तैयार रहना मुझे बहुत पसंद था। मैं लाउंज में ही सोफे पर बैठ गई और ध्यान हटाने के लिए टीवी देखने लगी, लेकिन ध्यान था कि बार बार छत की तरफ जाता था। मैं सोच रही थी कि अब मुझे उस्मान को नजम के बारे में बता देना चाहिए। जैसे तैसे करके शाम हुई। उस्मान लौटे तो मैंने उनसे कहा कि सौदा नहीं था, मैं खाना नहीं बना सकी। उन्होंने खुद ही खाना ऑर्डर कर दिया और फिर साइड टेबल पर रखे फूल देखकर पूछने लगा, ये कौन लाया था? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मेरे चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। मैंने कहा, पता नहीं, मैं बावर्ची खाने से कमरे में आई तो यहाँ फूल रखे हुए थे। उस्मान को मेरी बात पर यकीन न आया। वो अजीब नज़रों से मुझे देखकर फूल उठाकर सूंघने लगा। मैं उन्हें वकास के आने के बारे में बताने ही वाली थी कि दरवाज़ा बजने लगा और डिलीवरी बॉय आ गया। मैं उन्हें वकास के आने के बारे में बता ही ना पाई,
खाने से फारिग होकर हम दोनों साथ बैठे थे कि उन्हें वकास के बारे में बताने वाली थी कि उनका फ़ोन बजने लगा। वो फ़ोन लेकर बाहर निकल गए और जब वापस आए तो उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। कहने लगे कि अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है। वकास का फ़ोन था, वो कह रहा था कुछ दिनों के लिए अम्मा से मिलने आ जाओ। उनकी बात सुनकर मैंने हैरत से कहा कि वकास तो कुछ देर पहले ही यहाँ से गया है, वो इतनी जल्दी अपने घर कैसे पहुँच गया? मेरी बात सुनकर उस्मान मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मेरा दिमाग ख़राब हो गया हो। कहने लगा वकास यहाँ कहाँ से? वो तो हैदराबाद में अम्मा के साथ है, उसका यहाँ क्या काम? मैंने बताया कि वो दफ्तर के किसी काम के सिलसिले में यहाँ आया था तो हमारे घर में चला आया। जब भी तो मैं पूछ रही हूँ कि वो इतनी जल्दी कैसे वापस पहुँचा। मेरी बात सुनकर उस्मान कहने लगे वकास की नौकरी छोटे ये दूसरा महीना है, वो बेचारा अपनी नौकरी को लेके परेशान है। लगता है तुमने कोई ख्वाब देख लिया है। मैंने फ़ौरन इनकार में सर हिलाया। मैंने कहा मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। मैंने उन्हें बताया कि मैंने वकास के लिए चाय भी बनाई थी लेकिन उसने चाय पी नहीं। उस्मान कहने लगा लगता है तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पहले तुम्हें ये नहीं पता कि ये फूल कहाँ से आए और अब तुम कह रही हो कि वकास आया था। और फिर बड़ी बात तो ये है कि उसने चाय नहीं पी। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वो चाय का कितना बड़ा आशिक है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके आगे चाय रखी हो और वो चाय ना पिए। उस्मान की बात सुनकर मैं भी चौंक उठी क्योंकि बात तो बिल्कुल ठीक थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वकास ने चाय ना पी हो। वो तो वक्त बे वक्त चाय पीने का आदी था। लेकिन अगर वकास घर नहीं आया था तो फिर वो कौन था जिसे मैं वकास समझकर अंदर लाई थी? मुझे एकदम से खौफ महसूस होने लगा। मैंने उस्मान को कहा कि मैं सच कह रही हूँ, वकास आया था, मैं खुद उसे अंदर लाई थी। मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहने लगे ऐसी हालत में अगर इंसान को अक्सर वहम हो जाते हैं, तुम अपने आप को परेशान ना करो, वक्त पर दवा खाया करो और बिला ज़रूरत दरवाज़ा ना खोला करो। मुझे 2 दिन के लिए हैदराबाद जाना होगा। मैं अम्मा को एक नज़र देख लूँ तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। अगर तुम्हारी हालत ठीक होती तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाता, लेकिन डॉक्टर ने तुम्हें सफ़र के लिए मना किया है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। उस्मान की बात सुनकर मैं मज़ीद परेशान हो गई। जो कुछ हो रहा था वो पहले से मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर 2 दिन के लिए मैं उस्मान के बगैर कैसे रह सकती थी? वो कहने लगे फ़िक्र की क्या बात है, दिन में तो मुलाजमा होगी, रात के वक्त तो कमरे में रहना। उस्मान तो ये कहकर सो गए थे लेकिन मेरे दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे थे। वकास का आना मेरा कोई वहम नहीं था और फिर नजम की तरफ से मैं पहले ही परेशान थी। मैंने सोचा कि उस्मान के जाने से पहले उन्हें नजम के बारे में बता दूं, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि कहीं वो परेशान ना हो जाएं। अगली सुबह वकास हैदराबाद के लिए रवाना हो गए और मुलाजमा आई तो मेरी भी जान में जान आई। शाम तक वो मेरे साथ साथ ही रही और बारिश की वजह से घर भी काफ़ी गंदा हो गया था। उसने सारी सफाई की और फिर जब सफाई के लिए छत पर गई तो कहने लगी बाजी छत पर से आपने अपना जोड़ा तो उठाया ही नहीं, बारिश से सारा ख़राब हो गया है, पता नहीं कैसे धब्बे पड़े हुए हैं। वो मेरा जोड़ा लिए नीचे आई तो मैं भी हैरान हुई। मैं तो खुद सारे कपड़े समेट कर आई थी, फिर ये वाला जोड़ा छत पे कैसे रह गया? उस पर जर्द रंग के धब्बे भी थे। अपना इतना खूबसूरत जोड़ा ख़राब देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुलाजमा ने उसे धोने की कोशिश की लेकिन धब्बे साफ़ ना हुए। मैंने वो जोड़ा उसे ही पकड़ा दिया। शाम तक मुलाजमा मेरे साथ ही रही और फिर मगरिब के वक्त वो वापस जाते हुए कहने लगी बाजी आप अपने बाल ना खोला करें, आपके बाल बहुत ही खूबसूरत हैं। उसकी बात सुनकर मुझे वकास की बात याद आई लेकिन मैंने अपना सर झटक दिया। शायद वाकई मुझे कोई वहम हो गया था। मुलाजमा कहने लगी बीबी आप उम्मीद से हैं और ऐसे वक्त में औरतों को एहतियात करनी चाहिए। हमारे इर्द गिर्द अच्छी बुरी चीज़ें मौजूद होती हैं। मुझे मुलाजमा की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो मुलाजमा थी लेकिन मेरी मालकिन बनने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा ठीक है मुझे कुछ नहीं होता, तुम जाओ, मेरी फ़िक्र ना करो। मैं ऐसी फजूल बातों पर यकीन नहीं रखती थी, इसलिए मैंने उसकी बातों पर कान न धरा। वो चली गई तो मेरे लिए वक्त काटना मुश्किल हो गया। करने को कोई काम नहीं था, उस्मान भी नहीं थे। मगरिब के बाद से इशा तक का वक्त गुजर के ही नहीं दे रहा था। मैं टीवी देख देख कर बेजार हो गई थी और अपनी अम्मा से फ़ोन पर बात भी कर चुकी थी। जब कुछ समझ ना आया तो मैं सोने के लिए कमरे में चली आई। मैंने कमरे का दरवाज़ा भी अच्छी तरह लॉक कर लिया था। उस्मान का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें अपनी खैरियत की खबर सुनाई। वो भी मुतमईन हो गए। मेरा यह हमल का 6वां महीना था। तबीयत भारी ही रहा करती थी, इसलिए मैं सोने के लिए लेटी
तो नींद लग गई। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बिस्तर पे कोई मौजूद हो, और जैसे ही मेरी नज़र बराबर में पड़ी तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे साथ तो बिस्तर पे नजम मौजूद था। मैं उसे कुछ कहना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन उसके बाद तो मेरी आवाज़ हलक में ही दम तोड़ रही थी। कमरे की मध्यम रोशनी में उसकी स्याह चेहरा और सुर्ख आँखें मेरी जान निकाल रही थीं, और वो मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, और मुझ में इतनी सकत भी नहीं थी कि मैं अपने आप को उससे आज़ाद कर पाती। कुछ ही लम्हों में मैं बेहोश हो गई थी, और जब मुझे होश आया तो घर का दरवाज़ा पूरी तरह बज रहा था। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। रात वाला मंजर मेरी आंखों में बस गया था। मैं बहुत मुश्किल से बिस्तर से उठी और अपने आप को संभालते हुए दरवाजे पे पहुंची। दिन के 12 बज रहे थे। पता नहीं उस वक्त कौन आया था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पे उस्मान खड़े थे। उनके चेहरे पे परेशानी छाई थी। मुझे देखते ही कहने लगे, कहाँ रह गई थी तुम? कब से दरवाज़ा बजा रहा हूँ। मुझे तो डर लगने लगा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। मैं उस्मान को देख के हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें तो 2 दिन के बाद आना था। मैं उन्हें गले लग के ज़ारों कतार रोने लगी। वो घबरा गए, कहने लगी, क्या हुआ है बताओ बेला, तुम्हें क्या तबीयत ख़राब हो गई है तुम्हारी? मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, इसलिए मैं अम्मा को देखकर चंद ही घंटों में वापस आ गया हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से टूटे फूटे लफ्ज़ों में उन्हें बताया कि रात नजम मेरे कमरे में आया था और उसने मेरे साथ ज़्यादती की है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, कैसी बातें कर रही हो? क्या तुमने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं किया था? उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सोई थी। शायद वो खिड़की से आया था, क्योंकि अभी भी मैं कमरे के दरवाजे का लॉक खोलकर ही बाहर निकली थी। इसका मतलब यही था कि मेरी हालत बता रही थी कि किसी ने मेरे साथ ज़्यादती की है। इसलिए मेरे शौहर उस्मान ने मेरा हाथ पकड़ा और पड़ोसियों के घर पहुंच के बुरी तरह दरवाज़ा पीटने पर नजम की माँ ने दरवाज़ा खोला और हमें अंदर बुला लिया। उस्मान भी गले में तमाशा देखना नहीं चाहते थे, इसलिए हम अंदर चले गए। फिर उन्होंने नजम से कहा कि आप नजम को बुलाएं, मैं सीधे उसी से बात करूँगा। वो कहने लगी, मुझे तो बताएं क्या बात है। उस्मान ने कुछ झिझकते हुए जब उन्हें सारी बात बताई तो उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। कहने लगी, लगता है तुम्हारी बीवी का दिमाग ख़राब हो गया है। मेरे बेटे को दुबई गए महीना होने वाला है। नजम की माँ की बात सुनकर हम दोनों ही हक्का बक्का रह गए। उस्मान अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगे। मैंने कहा, मैं कसम खाती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। वो रोज़ाना छत पर मुझे खड़ा होकर घूरता रहता है, और रात तो वो कमरे में ही चला आया और उसी ने मेरे साथ ज़्यादती की है। नजम की माँ कहने लगी, बेटी मैं क्यों झूठ बोलूँगी? मोहल्ले में किसी से भी पूछ लो, मेरा बेटा बहुत ही शरीफ और बाकिरदार है, और उसे दुबई गए पूरा महीना हो गया है। उस्मान ने उनसे माजरत की और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए घर ले आए। गुस्से में कहने लगे, तुमने क्या तमाशा बना रखा है? कल कह रही थी वकास आया था, तुम्हें मालूम नहीं घर में फूल कहाँ से आए, और अब जब तुम नजम पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो तो पता चल रहा है कि वो दुबई गया हुआ है। कौन आया था मेरे पीछे? किसके साथ थी तुम? और मुझे देखकर तुमने नजम पर इल्ज़ाम डाल दिया। उस्मान की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो मुझ पर शक कर रहे थे, और मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करती। मैं रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई और उनसे कहा कि मैं झूठ क्यों कहूँगी। उस्मान बुरी तरह चीख कर कहने लगे, बेला खुदा का वास्ता है, खामोश हो जाओ। मैंने रोते हुए अपने कांधे से कमीज सरकाई और उस्मान को दिखाया कि मेरे जिस्म पर कैसे ख़तरनाक ज़ख्मों के निशान थे। वो ऐसे निशानात देखकर बिल्कुल खामोश हो गए। हम दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। कुछ ही देर के बाद मुलाजमा घर आई। उसके हाथ में मेरा वही जोड़ा मौजूद था। उसने जल्दी से मेरा जोड़ा मुझे वापस दिया। कहने लगी, बाजी मैं नहीं दे सकती, आप इसे खुद ही रख लें। मैंने हैरानी से कहा कि क्या हुआ है, ऐसा भी क्या हो गया है? कल तो तुम खुशी खुशी लेकर गई थी कि थोड़े बहुत जर्द रंग के निशान ही तो है, मैं पहन लूँगी। वो घबरा कर कहने लगी, बाजी जैसे ही सुबह ये जोड़ा पहनने के लिए निकाला, मेरे अब्बा की नज़र इन निशानों पर पड़ी और अब्बा ने सख्ती से कहा कि इस जोड़े को हरगिज़ नहीं पहनना। ये जर्द रंग के निशान आसेब की अलामत हैं। ये जिसके भी कपड़े हैं उस पर कोई जिन ज़्यादा आशिक हो गया है।
मुलाजमा की बात सुनकर जहाँ मेरे चेहरे का रंग बदला था वहीं उस्मान भी चौंक गए। कहने लगे, कैसी बातें कर रही हो? मुलाजमा कहने लगी, साहब मेरे अब्बा एक पहुँचे हुए आमिल हैं, वो लोगों की बहुत मदद करते हैं और हमेशा सच कहते हैं। उन्होंने ही मुझे ये बात कही है। मैंने फ़ौरन उस्मान की तरफ देखा। उस्मान ने मुलाजमा से कहा कि अपने अब्बा को हमारे घर लेकर आओ। वो फ़ौरन ही अपने अब्बा को ले आई। उसके अब्बा ने मुझे सामने बिठाकर कुछ देर पढ़ाई की और कहने लगे कि एक जिन तुम पर आशिक हो गया है क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं और फिर तुम हामला भी हो। हामला औरतों के पास ऐसी ख़ास खुशबू आती है जो सिर्फ जन्नात को महसूस होती है और उन्हें ये खुशबू बहुत पसंद होती है। ये जन्नात शादीशुदा लड़कियों से हम बिस्तरी करने के शौकीन होते हैं क्योंकि रात के अक्सर पहरों में वो नापाक होती हैं और ऐसी हालत में उन जन्नात को अपनी हवस पूरी करने का आसानी से मौका मिल जाता है। उन्होंने मुझ पर पढ़ाई करके दम भी किया और हमारे घर के इर्द गिर्द हिसार भी बांधा। कहने लगे, अगर तुम वक्त पर इलाज ना करवाती तो उस हम बिस्तरी की वजह से तुम्हारी सेहत दिन ब दिन गिरती चली जाती, क्योंकि जो औरत जन्नात के साथ हम बिस्तरी कर लेती है वो फिर सूख कर कांटा हो जाती है। जन्नात 5 तरह की औरतों के आशिक होते हैं। एक जो लंबे बालों को खुला रखती हैं, दूसरी जो खुशबू लगाती हैं, तीसरी जो नापाक रहती हैं, चौथी जो हामला होती हैं और पांचवी जो ज़्यादातर बरहना हालत में रहती हैं। औरतों को इन मामलात में बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि मर्दों की बनिस्बत ज़्यादातर औरतें ही जिन्नात का शिकार होती हैं। आमिल बाबा अपना अमल पूरा करके चले गए। इस वाक़े के बाद से मेरा और उस्मान का ताल्लुक़ पहले जैसा नहीं रहा। उनके रवैये में बहुत खिंचाव आ गया था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।